कुछ कहानियां ऐसी होती है जो इतिहास की किताबों में लिखी नहीं जाती पर हर युग में महसूस की जाती है। साल था 1925 जब अंग्रेज की हुकूमत में भारत झुका हुआ था और हिंदू समाज बिखरा हुआ। उसी दौर में नागपुर की एक सकरी गली में एक डॉक्टर ने सपना देखा, भारत को आजादी से पहले आत्मा की आजादी चाहिए। वे डॉक्टर थे केशव बलिराम हेडगेवार और वही दिन था जब जन्म हुआ राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ का, RSS का। शुरुआत में बस 17 लोग थे, ना कोई राजनीति ना कोई सत्ता, बस एक सपना, संगठित भारत का। लेकिन आने वाले दशकों में यही संगठन देश के सबसे बड़े रहस्य और विवाद का नाम बन गया। गांधी की हत्या, बैन और फिर सत्ता तक का सफर। 100 साल बाद आज सवाल वही है, क्या RSS सिर्फ एक संगठन है या भारत के DNA का हिस्सा बन चुका है? नमस्कार दोस्तों, मैं शेखर झा स्वागत करता हूं आप लोगों का। जब 1925 में हेडगेवार ने संघ की नींव रखी तो शायद उन्होंने भी नहीं सोचा था कि उनकी लगाई हुई ये छोटी सी शाखा एक दिन इतने विशाल वट वृक्ष का रूप ले लेगी। वो बस इतना जानते थे कि अगर भारत को अपनी खोई हुई पहचान वापस पाना है तो उसे पहले खुद को पहचानना होगा, अपने भीतर सोए हुए उस आत्मविश्वास को जगाना होगा जो सदियों की गुलामी ने कहीं दबा दिया था। और यही विश्वास RSS की आत्मा बना, वही अनुशासन, वही शाखाएं, वही लाठी और वही प्रार्थना। धीरे धीरे इस संगठन को केवल एक विचार नहीं बल्कि एक जीवन शैली बन गया। यह विचार धर्म की परिभाषा से परे थी, यह उन सीमाओं से परे थी जिन्हें अंग्रेज ने हमारे समाज के चारों ओर खींच रखा था। RSS ने कहा, हिंदू शब्द केवल पूजा पद्धति नहीं बल्कि उस संस्कृति का नाम है जो सिंधु से लेकर समुद्र तक फैली है। वह संस्कृति जो समय से नहीं टूटी, जिसने हर आक्रमण के बाद भी अपने संस्कारों को बचाए रखा, जिसने यह सिखाया कि भारत कोई भूमि मात्र नहीं बल्कि एक जीवित मात्र शक्ति है। यही वो सोच थी जिसे RSS को बाकी सभी आंदोलनों से अलग किया। जब देश के कोने कोने में आजादी की राजनीति चल रही थी, RSS ने उस राजनीति के बीच से होकर एक और रास्ता निकाला, जहां संघर्ष बाहर नहीं भीतर था, जहां दुश्मन कोई सत्ता नहीं बल्कि अव्यवस्था थी, जहां विजय किसी झंडे की नहीं बल्कि चरित्र की थी। शाखाओं में हर सुबह जब सूरज उगता था तो लगता था जैसे किसी नए युग की पहली किरण जमीन को छू रही हो। बच्चे, बूढ़े, युवा सब एक ही लय में खड़े होते, प्रार्थना करते, लाठी उठाते, एक स्वर में बोलते, संघ ही मेरा परिवार है। और यही परिवार धीरे धीरे राष्ट्र की नई परिभाषा बनता गया। हेडगेवार के बाद जब गुरुजी गोलवलकर ने संघ की कमान संभाली तो इस विचारधारा ने और गहराई पकड़ी। गुरुजी ने कहा, हिंदू राष्ट्र कोई राजनीतिक विचार नहीं है, यह तो वह सांस्कृतिक भावना है जो इस भूमि की हर धड़कन में बसती है। और जब ये वाक्य हवा में गूंजा तो जैसे एक नया अध्याय खुल गया। RSS अब सिर्फ शाखाओं का संगठन नहीं रहा, अब वह एक विचार था, एक प्रवाह, एक ऐसी धारा जो बिना शोर किए, बिना प्रतीकों के, बिना सत्ता के भी हर ओर फैल रही थी। 1940 के दशक तक यह संगठन गाँवों में, शहरों में, खेतों, पाठशाला, कारखानाओं तक पहुंच चुका था और हर जगह इसका उद्देश्य एक ही था, संगठित समाज ही सशक्त राष्ट्र है। ये विचारधारा किसी मंच से नहीं बोली जाती थी, यह शाखा के मैदान की मिट्टी से उठती थी और हर उस दिल में बस जाती थी जो अपने देश को केवल सीमाओं से नहीं बल्कि संस्कारों से देखता था। RSS ने ना कोई युद्ध लड़ा, ना कोई भाषणों की आंधी चलाई, उसने बस अपने भीतर की निस्बद्धता से एक ऐसी लय बनाई जो उस समय के पार चलती गई, जो पीढ़ी दर पीढ़ी बहती रही, जैसे कोई नदी जो कभी रुकती नहीं, कभी सूखती नहीं, बस बहती रहती है, अपने मार्ग में आने वाले हर चट्टान को काटती हुई, हर घाटी को खींचती हुई और हर युग में अपनी ध्वनि छोड़ती हुई। और जब आज कोई पूछता है RSS आखिर क्या है, तो शायद जवाब किसी परिभाषा में नहीं मिलता, क्योंकि RSS कोई संस्था नहीं, वह एक प्रवाह है, एक मनोभूमि है जो समय के साथ बहती रही, बदलती रही और हर उस क्षण में मौजूद रही जब भारत ने खुद को फिर से समझने की कोशिश की। लेकिन इतिहास का प्रभाव हर मोड़ पर आकर दिशा बदलता है। RSS की यह बहती हुई धारा भी उस समय एक ऐसी चट्टान से टकराने वाली थी जिसने उसके अस्तित्व, उसकी नीयत और उसके भविष्य तीनों पर सवाल खड़े कर दिए। यह वो दौर था जब भारत ने अभी भी आजादी का सूरज देखा था, पर उस रोशनी के साथ आई थी विभाजन की छाया, खून, विस्थापन और अविश्वास का अंधेरा। देश घायल था और उसी घाव के बीच RSS की शाखाएं अपने अनुशासन और संगठन के साथ समाज के भीतर एक नई चेतना भरने की कोशिश कर रही थी। लेकिन तभी 30 जनवरी 1948 की वो शाम आई जब एक गोली चली और इतिहास ने अपनी दिशा बदल दी। 30 जनवरी 1948 दिल्ली की हवा में शाम उतर रही थी। गांधी जी अपनी रोज की प्रार्थना सभा के लिए बिरला हाउस के बगीचे में जा रहे थे। उनके कदम धीमे थे लेकिन मन स्थिर, और तभी एक आवाज गूंजी जो अब इतिहास का हिस्सा बन चुकी है।
हे राम। 3 गोलियां चली और एक राष्ट्र की आत्मा जैसे थम गई। लोग भागे, रोए, गिर पड़े और उस पल भारत ने महसूस किया कि आजादी का सूरज जितना उजाला था, उसका साया उतना ही काला। अगले दिन अखबारों में एक नाम उभरा, नाथूराम गोडसे, और कुछ ही घंटों में उस नाम के साथ एक और नाम जोड़ा जाने लगा, आरएसएस। कहा गया कि गोडसे उसी संगठन से जुड़ा था जिसकी शाखाएं अब तक सुबह की प्रार्थना में भारत माता की जय गाती थी। कहा गया कि वही विचार, वही अनुशासन, वही प्रशिक्षण अब हिंसा में बदल गया और देखते देखते एक विश्वास, एक संगठन, एक पूरी विचारधारा संदेह की परतों में दबा दी गई। 4 फरवरी 1948 को सरकार ने आदेश दिया कि आरएसएस को प्रतिबंधित किया जाए और वह आदेश जैसे किसी तूफान की तरह पूरे देश में फैल गया। शाखाओं पर ताले लग गए, स्वयंसेवक जेलों में डाले गए और जिन लाठियों से व्यायाम होता था उन्हें अब सबूत माने जाने लगा। जिन प्रार्थनाओं से एकता सीखी जाती थी उन्हें अब षड्यंत्र कहा जाने लगा और जिन युवा चेहरे के में राष्ट्र की चेतना थी उन्हें अपराधी घोषित कर दिया गया। पर सच कभी काला सफेद नहीं होता और इतिहास के हर पन्ने के पीछे एक परछाई होती है। गोडसे कभी आरएसएस में था, यह सच था, लेकिन उसने सालों पहले संगठन छोड़ दिया था। उसकी राहें अलग हो चुकी थी, उसके विचार संघ की प्रार्थना से नहीं, उसकी निजी धारणा से उपजे थे। पर तब तक जो होना था वो हो चुका था। देश रो रहा था, जनता उबल रही थी और आरएसएस अब एक विचार नहीं, एक सवाल बन चुका था। हजारों स्वयंसेवक गिरफ्तार हुए, सैकड़ों शाखाएं सील की गई और संघ की आत्मा जैसे किसी गहरे अंधेरे में कैद हो गई। मगर विचार की सबसे बड़ी शक्ति यही होती है कि उसे दीवारों में बांधा जा नहीं सकता। वो हवा की तरह रास्ता ढूंढ ही लेता है और उस खामोशी में आरएसएस ने अपने भीतर झांकना शुरू किया। उसने समझा कि विरोध की आग में खुद को झोंकने से बेहतर है राख से अग्नि बनना। फिर वक्त बदला, जांच आयोग बना, गवाही हुई, सबूत तलाशे गए और जब कोई ठोस प्रमाण नहीं मिला कि आरएसएस बतौर संगठन हत्या में शामिल था, तब 11 जुलाई 1949 को सरकार ने बैन हटा लिया। लेकिन यह केवल एक निर्णय नहीं था, यह जैसे किसी कैदी को सांस वापस देने जैसा था, या जैसे किसी नदी को फिर से बहने की इजाजत देने जैसा था। आरएसएस ने वह इजाजत ली, मगर अब वो पहले जैसे नहीं था। अब उसकी आंखों में वही आग थी, लेकिन उसका स्वर मौन था। उसकी शाखाएं फिर खुली, लेकिन उनमें अब केवल लाठी नहीं, सेवा, शिक्षा और समाज का संकल्प भी था। गांधी की हत्या ने संघ को तोड़ा नहीं, बल्कि उसे नया रूप दिया। उसने उसे भीतर से झकझोरा। उसने उसे यह एहसास कराया कि अगर समाज में जगह चाहिए तो वह डर से नहीं, भरोसे से मिलेगी। और यही भरोसा आने वाले वर्षों में उसकी सबसे बड़ी शक्ति बना। 1951 का साल आया जब डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, जो उस समय नेहरू कैबिनेट से इस्तीफा दे चुके थे, उन्होंने आरएसएस की विचारधारा से प्रेरणा लेकर एक नए राजनीतिक दल भारतीय जनसंघ की स्थापना की। यह वही क्षण था जब आरएसएस ने पहली बार राजनीतिक के दरवाजे पर दस्तक दी। लेकिन वो दस्तक सत्ता की नहीं थी, वो विचार की थी, क्योंकि आरएसएस अभी भी खुद को राजनीतिक संगठन नहीं कहता था। वह केवल अपने स्वयं सेवकों को राष्ट्र निर्माण के हर क्षेत्र में सक्रिय भूमिका निभाने की प्रेरणा देता था। जनसंघ की रीढ़ आरएसएस के स्वयं सेवक थे, जिन्होंने प्रचारक बनकर देश भर में संगठन फैलाया, जो ना तो नेता थे ना मंत्री, पर वही लोग थे जो जनता तक यह संदेश पहुँचाते थे कि भारत को धर्म से नहीं बल्कि सांस्कृतिक से जोड़ा जा सकता है। धीरे धीरे संघ के विचार राजनीतिक के मंच पर उतरने लगे। अनुशासन, स्वावलंबन, राष्ट्रवाद, ये शब्द अब सिर्फ शाखा की प्रार्थना में नहीं बल्कि संसद की बहसों में भी सुनाई देने लगा। फिर आया 1960 और 1970 का दशक, जब भारत की राजनीति उथल पुथल के दौर में थी। समाजवादी, वामपंथी और कांग्रेस तीनों विचारधाराएं जनता के बीच अपनी जगह खोज रही थी और आरएसएस ने उस समय अपने प्रचारकों से कहा, अब शाखाओं से आगे बढ़ो, अब समाज के हर हिस्से में पहुंचो, हर जगह अपने विचार का बीज बोओ। उसी बीच से जन्म हुआ अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का, भारतीय मजदूर संघ का, भारतीय किसान संघ का। और आरएसएस की यह रणनीति साफ थी, समाज को जीतने के लिए पहले समाज को समझो। यह वह समय था जब संघ ने अपने स्वयं सेवकों को राजनीति में उतरने के लिए तैयार किया, लेकिन एक स्पष्ट नियम दिया, संघ राजनीति नहीं करेगा, लेकिन जो राजनीति करेगा वह संघ की आत्मा से करेगा। यही कारण था कि जनसंघ और आरएसएस के रिश्ते हमेशा स्पष्ट रहे। विचार एक, मार्ग अलग, लेकिन लक्ष्य राष्ट्र का पुनर्निर्माण। 1975 में जब इंदिरा गांधी ने आपातकाल लगाया तो आरएसएस पर फिर बैन लगा। हजारों स्वयंसेवक जेल में डाले गए, लेकिन वही आपातकाल आरएसएस के राजनीतिक पुनर्जन्म की जड़ बना, क्योंकि उस अंधेरे दौर में आरएसएस के कार्यकर्ताओं ने लोक नायक जयप्रकाश नारायण के आंदोलन में खुलकर हिस्सा लिया और वही से आरएसएस की छाया में जन्म लिया एक नया गठबंधन ने।
जनता पार्टी ने। 1977 में जब आपातकाल खत्म हुआ और चुनाव हुए तो आरएसएस से जुड़े कार्यकर्ता जनता पार्टी में प्रमुख भूमिका में दिखे। पहली बार भारत में कांग्रेस के बाहर एक नई सरकार बनी और उस सरकार में जनसंघ की विचारधारा पहली बार सत्ता के गलियारों में गूंजी। लेकिन यह यात्रा भी अस्थायी नहीं थी। जनता पार्टी के भीतर वैचारिक मतभेद बढ़े और 1980 में जनसंघ के पुराने नेताओं अटल बिहारी वाजपेयी और लाल कृष्ण आडवाणी ने एक नया राजनीतिक दल बनाया, भारतीय जनता पार्टी, जिसकी आत्मा थी आरएसएस की विचारधारा, लेकिन चेहरा था लोकतांत्रिक राजनीति का। यही वह पल था जब आरएसएस ने अपने सबसे बड़े उद्देश्य को समझा, विचार की जीत सत्ता में नहीं होती, सत्ता की जीत विचार से होती है। बीजेपी धीरे धीरे बढ़ी। 1980 में राम जन्मभूमि आंदोलन आया, लाखों स्वयं सेवक सड़क पर उतरे और हिंदुत्व की लहर ने देश की राजनीति को नया रूप दिया। यह आंदोलन भले ही धार्मिक प्रतीक होता था, लेकिन उसके पीछे एक गहरी राजनीतिक समझ थी, राष्ट्रवाद को जनता के मन में स्थापित करने की। फिर समय ने करवट ली। 1990 में अयोध्या की गूंज संसद तक पहुंची और संघ की छाया राजनीतिक पर गहराने लगी। अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री बने और पहली बार संघ की विचारधारा सत्ता की ऊंचाइयों तक पहुंची। 2014 में जब नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने तो इतिहास ने एक पूरा चक्र पूरा किया। 1925 में नागपुर की मिट्टी से उठा वह संगठन अब दिल्ली के सिंहासन तक पहुंच चुका था। पर संघ की खासियत यही रही कि उसने कभी यह दावा नहीं किया कि सत्ता उसकी है। उसने हमेशा कहा, हम सत्ता नहीं संस्कार बनाते हैं। और यही आरएसएस की ताकत रही। वह राजनीतिक में होकर भी राजनीति नहीं करता, वह शासन में होकर भी सरकार नहीं कहलवाना चाहता, क्योंकि उसके लिए शक्ति का अर्थ नियंत्रण नहीं बल्कि दिशा है। और आज जब 100 साल पूरे हो गए तो आरएसएस सिर्फ एक संगठन नहीं, वह भारत की राजनीति की धड़कन बन चुका है। उसके विचार संसद की बहसों में भी सुनाई देते हैं और सड़क की चर्चाओं में भी। संघ अब सत्ता का नाम नहीं, वह व्यवस्था की आत्मा है जो कभी सार्वजनिक नहीं होती, लेकिन हर निर्णय, हर आंदोलन, हर बदलाव की जड़ में होती है। आज जब आरएसएस अपनी शताब्दी मना रहा है तो नागपुर से लेकर कन्याकुमारी तक उसके कार्यक्रम चल रहे हैं। गाँव में स्वयं सेवक शिक्षा, स्वास्थ्य और सेवा के कार्य कर रहे हैं और दुनिया के सैकड़ों देशों में उसके समर्थक भारतीय संस्कृति की छवि को नए रूप में प्रस्तुत कर रहे हैं। आरएसएस अब शाखाओं से निकलकर डिजिटल दुनिया तक फैल चुका है और शायद यही उसका सबसे बड़ा विस्तार है, जहां उसकी विचारधारा अब केवल शाखाओं में नहीं बल्कि ट्वीट्स, भाषणों, नीतियों और सोशल संवादों में बह रही है। पर इतने विस्तार के बाद भी एक सवाल अब भी हवा में तैरता है, क्या आरएसएस केवल एक संगठन है? क्या यह केवल सांस्कृतिक की रक्षा करने वाला समूह है या कुछ और बड़ा है, जो कुछ ऐसा जो राजनीतिक, समाज और धर्म के बीच की सीमाओं को पार कर चुका है? 100 साल का आरएसएस एक विरोधाभास है, जहां आलोचनाएं भी हैं और आदर भी, जहां रहस्य भी है और वास्तविकता भी, जहां अतीत की छाया और भविष्य की संभावना दोनों एक साथ मौजूद हैं। क्योंकि इतिहास वो होता है जो लिखा जाता है और रहस्य वो जो समय के साथ खुद को छिपा लेता है। आरएसएस दोनों है, लिखा भी गया है, छिपा भी है, दिखता भी है, समझ नहीं आता भी है। 100 साल का यह सफर हमें यह सिखाता है कि विचार जब तक जीवित होते हैं तो वे ना तो संगठन में कैद रहते हैं, ना इतिहास में रुकते हैं, वो बस बहते रहते हैं। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो के लास्ट तक बने रहने के लिए। आपको यह वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए। साथ ही साथ वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें।